नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे हरियाणा ऑल एग्ज़ाम HSSC HPSC इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आज हम करेंगे इंडिया जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल है हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? जो सेंधववासी थे, हमारे जो सिंधु सभ्यता थी, उस समय जो लोग हुआ करते थे तो वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो आजकल तो हम जैसे चीनी, गुड़, इन शक्कर, इन सभी मिश्री, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, परंतु उस समय वो लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में एघन्य किसे कहा गया है? एघन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य, जिसे मारा न जा सके। तो वो होती है गाय, क्योंकि गाय ऋग्वेद के अंदर और गाय को पवित्र पशु बताया गया है और गाय की पूजा भी की जाती है हमारे समाज में। तो गाय है, ये एघन्य है जिसे मारा नहीं जा सकता। तो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिकंदर का युद्ध, मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो भारत में सिकंदर का युद्ध पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो पाली ग्रंथ थे उनके अंदर गांव के मुखिया को भोजक कहा गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। जो हमारा उज्जैन नगर है, उज्जैन शहर है मध्य प्रदेश में, तो उसका जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद थे, ये नंदवंश का संस्थापक था। एट्थ क्वेश्चन। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? ईरानियों ने। हम जैसे पढ़ते हैं कि ईरानियों ने भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था विदेशियों में से। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कौन सा हो जाएगा? ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ते हैं कि जो मगध का शासक था धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। पहले उसने सिकंदर को हराया था और उसके बाद मगध के शासक धनानंद को हराया था। और जो सिकंदर की सेना थी, जब वो भारत में आ रही थी तो उन्होंने रावी नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये रावी नदी के उस तरफ ही थे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद नंदवंश का संस्थापक था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार था, उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। और 12वां देख लेते हैं। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है, उड़ीसा है, इसे कलिंग कहा जाता है। और इसका जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पण।
अब आपसे ये पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य की कौन सी मुद्रा थी, तो पण मुद्रा किस साम्राज्य की हो जाएगी, मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो वो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका, इंडिका पुस्तक थी ये मेगास्थनीज की थी। और जो ये मेगास्थनीज कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और इसे किसने भेजा था, इसे निकेटर ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्राकृतिक भाषा मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था, हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने, तो आपने देखा होगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, दयाराम साहनी ने, और एक अंग्रेज़ था उसके नेतृत्व में। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था थी उसका मुख्य आधार जो बेसिक लेवल पर था वो उनका परिवार हुआ करता था। परिवार के बाद उनका गांव और उसके बाद अड़ोस पड़ोस का पूरा क्षेत्र के हिसाब से। नेक्स्ट, हड़प्पावासियों का समाज कैसा था, मातृस्थात्मक था, वो ये मातृ प्रधान, यानी कि जो इनके अंदर महिला थी उनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनका जो सम्मान था और जो उनकी जो हिस्सा था प्रत्येक कार्यक्रमों में, तो उनकी जो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पितृस्थात्मक है, इसके अंदर पुरुष प्रधान होते हैं लेकिन उसमें महिला प्रधान हुआ करती थी। आग से पकी हुई ईंटों को हड़प्पावासी क्या कहते थे, आग से पकी हुई मिट्टी की जो ईंटें थी उन्हें टेराकोटा कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले, जो बिल्ली जा रही थी उसके पीछे जो कुत्ता जा रहा था तो उनके पंजों के निशान में सिंधुकालीन जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है चहुंदड़ो, वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के समय था, तो शतरंज, जो शतरंज है जिसे हम चेस कहते हैं, तो उस खेल का जो प्रचलन था वो हड़प्पा काल समय में था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे, वो फाक था, एक फाख्ता पक्षी होता है, उसे जो हड़प्पावासी उसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक, स्वास्तिक किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई मूर्ति पूजन नहीं था, वो लोग उनके अंदर ज़्यादातर वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में मंदिरों के अवशेष भी नहीं मिले हैं, वो ना ही मंदिरों में इतना थे, तो वो स्वास्तिक हैं। कपास की उपज की पहली जानकारी हमें कहाँ से मिली, हड़प्पा से, जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से हमें कपास की जो सबसे पहले कपास उपजाई गई थी हमें उसकी जानकारी मिली है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो कपास थी उसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कमेंट करके ज़रूर बताना। कपास को यूनानी क्या कहते थे, कपास को यूनानी सिंडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था, जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, हल का तो आज भी प्रयोग किया जाता है। सिंधुवासी मिठास के लिए किस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शहद का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, उसमें जो मुद्रा थी वो इतनी प्रचलित नहीं थी उस समय। हाँ, कुछ एक मोहरें थी उनके हिसाब से हुआ कर लेन देन भी हुआ करता था, परंतु ज़्यादातर जो
प्रचलित था उस समय व्यापार वो वस्तु विनिमय प्रणाली से था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो जैसे ये मुख्य सड़क जा रही है तो ये मुख्य सड़क होगी, तो ये यहाँ से गलियाँ थी वो जो उनको समकोण पर जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके ऊपर काटती थी। ये मुख्य गली मेन गली होगी, ये इसके अंदर से छोटी छोटी गलियाँ होती थी और घरों के दरवाजे वो छोटी गली में खुलते थे। तो इस प्रकार और एक प्रॉपर उनका सिस्टम हुआ करता था, नालियों का, स्नानागार का, तो पानी की निकासी की भी उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो इस पद्धति को ग्रिड पद्धति बताया गया। हड़प्पा सभ्यता के समय शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। मैंने आपको अभी बताया कि पानी का जो निकासी थी उसकी जो प्रणाली थी वो बड़ी ज़बरदस्त प्रणाली थी। पूरा का पूरा पानी एक नाली के द्वारा जो निवास स्थान था, जो उनका किला होता था, जिनकी चार दीवारी हुआ करती थी उसकी पूरे नगर की, तो उससे बाहर निकलता था। नेक्स्ट, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो सैंधवकालीन मोहरें थी उनके ऊपर जो लिखावट थी उसके द्वारा हमने लिपि और वहाँ के धर्म, उसके धर्म की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बेंड्रोफ्रेडम लिपि के नाम से चित्राक्षर लिपि को पुकारा जाता है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो वो गुजरात में हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये मोस्टली 3 देशों में फैली हुई है। एक तो भारत हो गया, अपना भारत, एक पाकिस्तान, और इसके कुछ एक स्थान अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं। अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धोलावीरा, क्योंकि इसके अंदर जो थे टीले मिले थे वो एक नहीं 3 टीले थे। इसके अंदर 3 टीले थे। जैसे हमने मोस्टली देखा है कि सभी में 2 टीले हुआ करते थे, एक ऊंचा था होता था, एक नीचा होता था। जो ऊंचा था होता था, ऊंचा टीला होता था, तो उसके अंदर उसके ऊपर व्यापारी और अमीर लोग रहते थे, और जो नीचा किला होता था उसके अंदर जो उनसे निचले तबके के लोग थे वो रहते थे। परंतु जो हड़प्पा कालीन का एक स्थल है धोलावीरा, वहाँ से हमें 3 टीले मिले हैं। नेक्स्ट 40, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो चावल उत्पादन के, चावल को जो बुआई करते थे वो, तो उसके साक्ष्य में रंगपुर और लोथल से मिले हैं। रंगपुर और लोथल से। रंगपुर से हमें मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बिहार से में जो भगवान बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और हिंदी की देवनागरी। हिंदी की देवनागरी। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और वैसे तो हम देखते हैं कि जैसे ये भारत है, तो जो इसका दक्षिणतम किनारा है ये वैसे तो कन्याकुमारी है, परंतु यहाँ पे जो बिल्कुल एंड में जो स्थल है उसका नाम है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, जो कि हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में, ठीक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इसी प्रकार हम देखते हैं अगर सबसे उत्तरी किनारा तो वो है हमारा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल।
और वैसे दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो वो हमारे अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम है वो इधर जो अंडमान निकोबार का जो बिल्कुल एंड वाला जो द्वीप है वहाँ पे है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्वोत्तर। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। अभी हमने उत्तर और दक्षिण के तो देखे थे, सबसे उत्तर में है हमारा इंदिरा कोल और सबसे दक्षिण में हमारा इंदिरा पॉइंट, और केप कैमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। उसी प्रकार जो सबसे पूर्व में है वो अरुणाचल प्रदेश का कीबुथ नामक स्थान है, कीबुथ। और जो सबसे पश्चिम में है वो है गुजरात का गौर माता, गौर माता, जो कि पोरबंदर में है, पोरबंदर गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग है वो मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसके उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू है ये असम का है, बिहू किसका है? असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी है ये मोस्टली खट्टे पदार्थ, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में जो आंवला होता है, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और जो प्रथम गवर्नर पूछ ले बंगाल का, सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वो था कॉर्नवालिस। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का पहले तो था गवर्नर, और उसके बाद जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, एक मिनट में स्लाइड खोल लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं करवा देता हूँ बंगाल का गवर्नर, वो था कॉर्नवालिस। और उसके बाद था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो बना था हेस्टिंग। उसके बाद बना था बंगाल का तो फिर ख़त्म हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद बना था बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का पहला गवर्नर जनरल, वो बना था विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर हम कह सकते हैं भारत का पहला वायसराय, जो पहला वायसराय था वो कौन था? कैनिंग था। लॉर्ड आपा नहीं लगाते, ये कैनिंग था। और उसके बाद जो अंतिम वायसराय था वो कौन था? माउंटबेटन। अंतिम कौन था? माउंटबेटन। और ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन था? वो था राष्ट्रपति का पद बनने से पहले जो गवर्नर होता था, कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार
किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो आज की वीडियो को हम बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा इसी हरियाणा ऑल एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर साइंस की और हरियाणा जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ और कई सारी वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में भी हैं। तो आप वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हरियाणा ऑल एग्ज़ाम, हरियाणा ऑल एग्ज़ाम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।